नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग देख रहे थे हिस्ट्री, क्यों? जीएस निधि की हिस्ट्री देख रहे थे। इससे पहले मैंने कौन-कौन सी चीज़ें कंप्लीट की तो स्टैटिक जीके और पॉलिटी मैंने कंप्लीट करा दी। ठीक दोस्तों? देखिए कल वीडियो नहीं आ पाई थी, इसका रीज़न था दोस्तों पेन नहीं था मेरे पास और दूसरी चीज़ की थोड़ी समस्या भी थी, इसीलिए नहीं आ पाई। लेकिन रेगुलर आएगी दोस्तों, कल भी आएगी, परसों भी आएगी, मतलब डेली आएगी, आप टेंशन ना लीजिए। मैं कोशिश पूरी करता हूँ दोस्तों अपनी हमेशा। यहाँ तक हम किए थे दोस्तों, लाजवाब क्लास थी पहली दोस्तों, उसमें मैंने इतनी ट्रिक बताई थी, जो लोग नहीं देखे हैं ज़रूर देखिएगा, बहुत सारी ट्रिक थी दोस्तों। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन था कि प्रथम जैन सभा कब हुई थी? तो मैंने बताया था कि 300 ईसा पूर्व में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी था। देखिए इसके बारे में कुछ और देखते हैं, दूसरी भी यही देख लेते हैं दोस्तों। लिखा प्रथम जैन सभा 300 ईसा पूर्व, कुछ स्रोतों के अनुसार इसे 322 ईसा पूर्व में भी हुई थी। प्रथम जैन संगति जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। इस संगति के बाद ही जैन धर्म दो भागों में बटा, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर दोस्तों, आप लोग जानते भी होंगे। दूसरी जो बौद्ध संगति सॉरी जैन संगति हुई वो 513 ईसा पूर्व में हुई थी। कुछ स्रोतों के अनुसार 526 भी लिखा, गुजरात के बल्लभी में हुई थी। ठीक दोस्तों, लिखा है अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? तो वो पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया है। ऋषभदेव आदिनाथ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। अजीतनाथ जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह था गज। गज मतलब हाथी। स्यायवाद का संबंध जैन धर्म से दोस्तों। इसके अनुसार दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण प्रत्येक ज्ञान विभिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है। अगला कर्म सूत्र में जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म अनुसार अपना प्राण त्यागे थे? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन धर्म के अनुयायी थे। इतना याद रखेंगे। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन आचार्य भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी दोस्तों। ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें तो जैन चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक में स्थित श्रावणबेलगोला में भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण त्यागे थे। इस प्रथा को संथारा या संलेखना कहा जाता है। ठीक दोस्तों, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में आमात्य क्या है? दोस्तों देखिए आमात्य होते हैं मंत्री या अधिकारी। ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें आमात्य क्या थे? मंत्री या देखिए इस तरह के क्वेश्चन इतना पूछता है, चाहे वो पीसीएस हो, एसएससी हो, चाहे जो हो, यूपीएससी तक क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, यही क्वेश्चन पूछा है। आप जाके प्रीवियस ईयर उठाइए, मिलेगा आपको, अगर आप सॉल्व किए होंगे। तो ये इस तरह के क्वेश्चन हमेशा याद रखना होता है। देखिए एक मौर्य साम्राज्य का प्रशासन है, वहाँ की प्रशासनिक बातें सारी आपको याद होनी चाहिए। वहाँ की आर्थिक बातें सारी आपको पता हो, आर्थिक गतिविधियाँ जितनी भी थी, प्रशासनिक थी। एक सल्तनत काल की सारी आर्थिक गतिविधियाँ, एक मराठा साम्राज्य की थी, एक विजयनगर साम्राज्य की थी। तो मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ये अगर पता होगा दोस्तों तो आप सबसे स्मार्ट स्टडी कर रहे होंगे, दूसरों से आगे निकल चुके होंगे। समझ में आया कि नहीं? और ये चीज़ जीएस में तभी आप कर पाएँगे जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आपका माइंडसेट वैसा बनेगा तब, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब। समझ में आया कि नहीं? तो करना पड़ेगा दोस्तों। लिखा अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य द्वारा रचित एक राजनीतिक ग्रंथ है दोस्तों। आगे अगर हम बात करें दोस्तों देखिए जितनी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी सारी मैं बताता चलूंगा दोस्तों, बस ध्यान से सुनिएगा। देखिए चाणक्य के अनुसार राज्य के 7 अंग हैं। पहला राजा यानी उसे सिर होगा, अमात्य यानी अधिकारी जो उनकी आंख होगी, जनपद आपको पता ही है, वो जंघा है राजा का, दुर्ग क्या है? उनकी बाहें हैं, कोष क्या है? उनका मुख है, मुख कोष जहाँ धन धर रखा होगा दोस्तों, दंड सेना या बल उनका मस्तिष्क होगा, मित्र उनके कान होंगे। देखिए कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य से तात्पर्य मंत्री या अधिकारी से है। जो अर्थशास्त्र की पुस्तक है वो राजनीति से संबंधित है। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य साम्राज्य में उच्चाधिकारियों को क्या कहते हैं? तीर्थ कहा जाता था, उच्च अधिकारियों को दोस्तों। अगला दिया है अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों की चर्चा मिलती है। मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा गया है। प्रशासन की छोटी छोटी कई ग्राम होती थी। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष, मुख्य अधिकारी को सर्प महामात्य कहा गया है। ठीक दोस्तों, अगला कौटिल्य के, ये गुण पुरुष वाला पूछा भी गया है दोस्तों एग्जाम में, ये भी शायद पूछा गया है। अगला कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी को कहा जाता है। तो ये अश्वाध्यक्ष कहा, देखिए घुड़सवार है ना तो अश्व से संबंधित होगा। ऐसे ही थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आप आगे देख लीजिए, देखिए लिखा विविताध्यक्ष चारागाह से संबंधित, अश्वाध्यक्ष घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी है। पन्न्याध्यक्ष यानी वाणिज्य से संबंधित, पत्तनाध्यक्ष पत्तन मतलब बंदरगाह, तो बंदरगाह के अध्यक्ष, पन्न यानी वाणिज्य थोड़ा सा रिलेट करेंगे, लक्षणाध्यक्ष यानी टकसाल से संबंधित है। ठीक। अगला है मौर्यकालीन पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना किसने की? कौटिल्य। अब इसके बारे में बताना जो है, कौटिल्य का ही नाम है विष्णुगुप्त। ठीक। ये चाणक्य, इसके बारे में क्या ही बात करें, हो गया।
मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा रखी गई दोस्तों। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य। अब इनके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम नंद वंशीय शासक घनानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर घनानंद का ही शासन था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिल्यूकस निकेटर को हराया था 305 ईसा पूर्व। अगला श्रावण मतलब सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाकर श्रावण बेलगोला कर्नाटक में अपने प्राण त्याग दिए। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। आगे अगर हम बात करें तो मौर्य साम्राज्य के प्रांतों एवं उनकी राजधानियों के साथ कौन कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए उत्तरा पक्ष जो है तक्षशिला, अवंती, उज्जैनी और कलिंग जो है सुवर्णागिरी, ये संबंधित नहीं दोस्तों। दक्षिणा पथ सुवर्णागिरी है, ये सही है। ठीक, देखिए आप अगर थोड़ा सा भी सिंसियर होंगे तो नॉर्मल देखिए बात को समझिए। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, सही है। लेकिन दो सुवर्णागिरी और सुवर्णागिरी दोनों में और ये अलग अलग कैसे हो सकता है, आप खुद ही सोचिए, इसी में गलत होगा। अब देखिए यहाँ पे समझिए, दक्षिणा पर्त की राजधानी सुवर्णा थी, कलिंग की राजधानी तोसली थी दोस्तों, कलिंग यानी उड़ीसा। और अवंती की उज्जैनी थी, उत्तरा पक्ष की तक्षशिला थी, प्राची की पाटलिपुत्र थी। अगला अगर हम बात करें तो कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे, तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के थे। ठीक, ये चीज़ें आपको पता है। अर्थशास्त्र के बारे में जानते ही हैं आप। मौर्य वंश के प्रथम राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। विशाखदत्त की रचना है मुद्रा राक्षस दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र माना जाता है। आगे अगर हम बात करें सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था, दोस्तों घनानंद था उस समय। वो किस शासक था, तो नंद वंश का शासक था। घनानंद यानी नंद लगा ही है पीछे, तो नंद वंश हो जाएगा। ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1000 बार पूछा गया है। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर नंद वंश के घनानंद का शासन था। इसके काल में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर का भारत में राजा पोरस ने सामना किया, किंतु आम्भी जैसे शासकों ने सिकंदर का साथ दिया। सेल्यूकस को निम्नलिखित में से किस शासक ने हराया था दोस्तों, जो चंद्रगुप्त था। कौन था, चंद्रगुप्त। आगे बढ़े, 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को परास्त किया था। युद्ध के पश्चात सेल्यूकस ने हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, काबुल के कुछ क्षेत्र चंद्रगुप्त को सौंप दिए और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अशोक ने धम्म की नीति अपनाई। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है, तो दोस्तों द्वितीय अभिलेख है अशोक का, शिलालेख द्वितीय। देखिए यहाँ लिखा है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक के काल में शुरू हुआ। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया, एक है गुहालेख, एक है स्तंभलेख, एक है शिलालेख। देखिए अशोक के बृहद एवं मुख्य शिलालेखों की संख्या कितनी थी, 14 थी। अशोक के द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारत के राज्यों सत्यपुत्र, केरल पुत्र, चोल और पांड्य का उल्लेख है। आगे अगर हम बात करें तो द्वितीय शिलालेख में मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा तथा लोक कल्याणकारी कार्यों का भी उल्लेख है। अशोक को उसके अभिलेखों में समानतः देवनाम प्रिय दस्सी कहा गया है। ठीक दोस्तों, आगे अगर हम बढ़े तो देखते हैं। देखिए लिखा है कि रज्जुक कौन थे, रज्जुक दोस्तों मौर्य अधिकारी थे। कौन थे, मौर्य अधिकारी। अशोक के शासनकाल में रज्जुक अधिकारी कौन थे, सिविल सेवक। रज्जुक भूमि की सीमाओं को तय करने वाले अधिकारी थे। उन्हें दोषियों को दंडित करने एवं निर्दोषी को क्षमा करने का अधिकार था। सांची का स्तूप किसने बनवाया दोस्तों, तो अशोक ने बनवाया था। किसने, अशोक ने। सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था। यहाँ मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। और भरहुत का स्तूप मध्य प्रदेश में ही है, सतना जिले में। भरहुत और सांची दोनों स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी दोस्तों। अगर हम बात करें अमरावती का स्तूप कृष्णा नदी के दाएं तट पर आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। अगर हम बात करें मौर्य काल में युक्त नामक अधिकारी किससे संबंधित, तो राजस्व वसूली से संबंधित है। ठीक दोस्तों, आगे हम बढ़े। मौर्य काल में युक्त राजस्व वसूली का प्रभारी अधिकारी होता था। रज्जुक नामक अधिकारी राजस्व एवं कुछ न्याय संबंधी कार्य करते थे। ध्यातव्य है कि जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद शासक घनानंद को पराजित करके की थी। लिखा है अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसकी लिपि खरोष्टी है, तो सहबाज घड़ी। अशोक के 14 बृहद शिलालेख भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जैसे सहबाज गढ़ी, मानसेरा। ठीक, उसके बाद अगर हम आगे बात करें दोस्तों तो कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एदागुडी एवं सोपारा के अभिलेख। दोस्तों देखिए एक चीज मैं बताऊं आपको, ये स्थान मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए, कौन कौन से। अगर स्थान आपको पता तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आपको पूछेगा, मिलान करने के लिए आएगा। अभी हम देखेंगे आगे कैसे पूछा जाएगा। अशोक के ज्यादातर अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ, ब्राह्मी। निम्न मतलब केवल 2 लिपि में ही खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ, एक सहबाज गढ़ी, एक मानसेरा। तक्षशिला का अभिलेख अरमाइक लिपि में है दोस्तों।
अगला, अशोक का रोमनदेही अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये बुद्ध के जन्म से संबंधित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। रोमनदेही स्तक शिलालेख में अशोक की लुम्बिनी यात्रा यानी बुद्ध की जन्मस्थली यात्रा के बारे में उल्लेख है। दरअसल अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की तथा रोमनदेही लघु स्तंभ लेख स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण अशोक ने लुम्बिनी ग्राम का भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था, किंतु रोमनदेही अभिलेख का विषय आर्थिक था। भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। आगे अगर हम बात करें, अशोक के किस अभिलेख में सांप्रदायिक सौहार्द एवं धार्मिक समन्वय की बात की गई है? तो 12वां शिलालेख है दोस्तों। अगर हम बात करें अशोक के 12वें अभिलेख में सभी धर्मों के सार तत्वों में वृद्धि एवं धार्मिक समन्वय की बात की गई है। इसमें स्त्री महामात्र की चर्चा भी है। 11वें अभिलेख में धम्म नीति की व्याख्या मिलती है। 13वें अभिलेख में अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा है। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ है। 13वें अभिलेख में अपराध करने वाली 8वीं जातियों का भी उल्लेख है। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था दोस्तों? तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। मेगास्थनीज यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने अपने भारत संबंधी अनुभव पर इंडिका नामक पुस्तक में लिखा है। इंडिका में मौर्यकालीन समाज और संस्कृति का उल्लेख है। दोस्तों देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या पता है? ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत पूछ लेगा तो मेगास्थनीज था। कहाँ आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक क्या है? इंडिका। बस ये 3-4 क्वेश्चन वनडे में बनेंगे, ठीक दोस्तों। और जैसे यूपीएससी वगैरह में है तो मेंस में हो सकता है यहाँ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाए, या मतलब मौर्य मौर्य देखिए मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में अर्थशास्त्र है, चाणक्य के अर्थशास्त्र से हमें जानकारी मिलती है, मेगास्थनीज की इंडिका से हमें जानकारी मिलती है। तो ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है पुस्तकें, ठीक दोस्तों। अगला, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में तत्कालीन भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा। अगला, मौर्य काल में भूमिकर की वसूली कौन करता था? सीताध्यक्ष करता था दोस्तों। मौर्य काल में भूमिकर वसूलने का कार्य सीताध्यक्ष होता था, क्योंकि वही किसी भूमि का अध्यक्ष भी होता था। पौतवाध्यक्ष क्या होता है? मापतौल का प्रभारी। शुल्काध्यक्ष चुंगी या शुल्क विभाग का अध्यक्ष। एग्रोनोमी 1000 बार पूछा है दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट है। सड़क निर्माण व रखरखाव से संबंधित कार्य पीछे में भी पूछा गया क्वेश्चन है। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था दोस्तों? तो ये थे बृहद्रथ। अंतिम बृहद्रथ थे। बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? उनके सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में की गई। पुष्यमित्र शुंग ने ही शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश के अंतिम नरेश देवहूत की हत्या उसके अमात्य वासुदेव ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है की सहायता से मगध में नंद वंश को उखाड़ फेंका, तो वही है कौटिल्य की सहायता से। अब इसमें बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं दोस्तों, ये लगभग आप लोग जानते भी होंगे, ठीक। हम अशोक के बारे में पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस काल में मतलब निम्नलिखित में से मतलब मौर्य लिखा है, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छेड़ा? तो ये अशोक है दोस्तों। देखिए, ये इनका शासन काल है 273 से 232 ईसा पूर्व, ठीक। अशोक को वास्तविक राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके 8 वर्ष बाद यानी 261 में उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया दोस्तों। भीषण नरसंहार किए थे। देखिए, राजा बनने से पहले अशोक कहाँ थे? उज्जैन के राज्यपाल थे। अशोक मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र और बिंदुसार का पुत्र था। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को बौद्ध प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। ये भी इंपॉर्टेंट है। अशोक के समय तीसरी बौद्ध संधि हुई, ये भी इंपॉर्टेंट है, पाटलिपुत्र में हुई थी। अशोक के 13वें अभिलेख के लिए अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग का युद्ध किया। अगला है कि कलिंग के युद्ध में हुए नरसंहार से विचलित होकर अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। मास्की के लघु शिलालेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है, ठीक। अगर हम आगे बात करें तो अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप 1837 में पढ़े थे दोस्तों। कल भी मैंने बताया था, आज भी बता रहा हूँ, डेली बताता हूँ। ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपोर्टेंट हर जगह मिलता है हमें। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की? तो 8 वर्ष। 200 देखिए 269 में राज्याभिषेक हुए तो 8 वर्ष, 261 में युद्ध किया तो 8 वर्ष हुआ, ठीक। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया दोस्तों? तो ये है सेल्यूकस निकेटर, ठीक। 305, इसके बारे में अभी हम लोग ऊपर पढ़ ही चुके हैं दोस्तों। देखिए, वही चीज बार बार रिपीट नहीं करेंगे दोस्तों, वरना ये बुक कंप्लीट होने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा अपना, ठीक। हेलेना से विवाह किया था उसकी पुत्री। हेरात, कंधार, काबुल, बलूचिस्तान का क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। मगस्थनी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इनका पुस्तक बताइए, वही क्वेश्चन है कि नहीं दोस्तों? देखिए, यहाँ पूछ लिया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगस्थनीज किसने भेजा था? तो सेल्यूकस ने भेजा था ना। बताइए, सेम चीजें लिखी हुई हैं। 7 भागों में बांटा था, अब 7 भाग यहाँ देख लेते हैं। एक दार्शनिक इन्होंने बताया, एक परिषद सदस्य, एक अधिकारी, एक सैनिक, एक कृषक, एक शिल्पकार, एक पशुपालक।
तो ये 7 भागों में इन्होंने बाँटा था। इनकी पुस्तक कौन थी? इंडिका थी मेगास्थनीज की, ठीक। लिखा निम्नलिखित में से किसने इंडिका लिखी? जिसमें मौ देखिए बस इतना अगर पता है किसने लिखी, ये कहानी हमें क्या मतलब है, मौर्य साम्राज्य से संबंधित है, मेगास्थनीज ने लिखी इंडिका। श्रीकृष्ण निकेटर का दूत था, ठीक। समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था दोस्तों? तो कर का निर्धारण करता था समाहर्ता। देखिए यहाँ लिखा है अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उच्चाधिकारी क्या कहलाते थे? तीर्थ दोस्तों। अभी हम लोग ऊपर देखे हैं कुल 18 थे, इसमें तीर्थ के लिए महामात्र शब्द का ही प्रयोग होता है। समाहर्ता में 18 तीर्थों में से एक था समाहर्ता। ये किससे था? कर निर्धारण से था, ठीक। देखिए इसका मुख्य कार्य था राजस्व एकत्रित करना, कर निर्धारण करना, आय व्यय का ब्यौरा करना और वार्षिक बजट तैयार करना। अगला निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की? तो दोस्तों वो अशोक थे। कौन थे? अशोक थे। देखा अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग पर विजय प्राप्त की। इसका उल्लेख 13वें शिलालेख में है। रोमनदेही अभिलेख अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया। अगला मौर्य काल के स्तंभ शीर्ष में पाया गया है कि जिसे सिंह शीर्ष या लायन कैपिटल के नाम से जाना जाता है, वो सारनाथ दोस्तों। सबसे प्रसिद्ध सारनाथ है दोस्तों। अगर हम बात करें तो सारनाथ की अगर सारनाथ जो स्तंभ है वो मौर्य काल में बना अशोक के समय। इसमें 4 जानवर थे, घोड़ा, बैल, हाथी व शेर की नक्काशी की गई है। इस स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह भी स्थित है जो शक्ति का प्रतीक है। आगे अगर हम बात करें तो मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित था? ब्रह्मगिरी था दोस्तों, सबसे दक्षिणी छोर पर, ठीक, ब्रह्मगिरी। अगला दिया मौर्य साम्राज्य में सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित था ब्रह्मगिरी। मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा गया है। क्या कहा गया है? चक्र। मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के काल में विशाल साम्राज्य 4 प्रांतों में बटा हुआ था। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी, अवंती की राजधानी उज्जैनी और प्राची या मध्य प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र। अगर हम सॉरी मध्य देश की है, मध्य प्रदेश नहीं, मध्य देश की है पाटलिपुत्र। अशोक के समय प्रांतों की संख्या 4 से बढ़कर कितनी हो गई थी दोस्तों? देखते हैं कितनी हो गई थी। 4 से बढ़कर दोस्तों इसकी संख्या 5 हो गई थी। 5वां प्रांत कलिंग था जो विजय प्राप्त किया जिसकी राजधानी तोसली थी। ठीक, मिलान करने के लिए आया था कि नहीं रहता ये? अब सबसे ऊपर यही था ना दोस्तों। तो ये याद रखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा आपको हर चीज़। मौर्य साम्राज्य काल में कुछ समय पूर्व लगभग वर्ष पहले चीन सम्राटों ने विशाल दीवार का निर्माण किया था। तो 2400 वर्ष पहले किया था दोस्तों। ठीक, विशाल चीन दीवार का निर्माण। चीन की महान दीवार का निर्माण हुओं के आक्रमण को रोकने हेतु चीन की उत्तरी सीमा पर हुआ था। इसकी लंबाई जो है दोस्तों 21,196 किलोमीटर, बहुत ज्यादा है यार। अगर हम मौर्य काल की भारत में कौन सी गुफाओं को सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं माना जाता है? तो बराबर एवं नागार्जुनी गुफाएं दोस्तों हो जाएगा, ठीक। अगला बराबर की गुफाएं बिहार के जहानाबाद जिले में बराबर पहाड़ी पर स्थित है। बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं हैं दोस्तों। लोमस ऋषि गुफा, कर्ण चौपार गुफा, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा। नागार्जुन पहाड़ियों में 3 गुफाएं स्थित है। अगला अशोक स्तंभ का मूल उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इनका क्या था? धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना दोस्तों, इसका मूल उद्देश्य था। अगर हम बात करें तो अशोक स्तंभों का मूल उद्देश्य धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना, ठीक। इसमें मतलब इनके बृहद 14 जो है अभिलेख थे दोस्तों। अगर हम बात करें अभिलेख या शिलालेख, और जो है दीर्घ की बात करें, दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। अशोक के 11वें शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई। अशोक ने आजीविकों के लिए जो है 4 गुफाओं, लोमस ऋषि गुफा, यही तो चीज है, कर्ण चौपार गुफा, सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा का निर्माण। दोस्तों वही चीजें बार बार रिपीट होती है, तो अगर ना पढ़ूंगा तो कहोगे छोड़ दे रहे हैं। पढ़ूंगा तो दोस्तों आपको पता है कि एक घंटे में कितने क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम 100 क्वेश्चन, ठीक। तो ये बात को समझिए, अगर आप लोग समझदार हैं तो थोड़ा सा मैनेज करिए दोस्तों, मेरी भी बातों को समझिएगा आप लोग। मैं छोड़ूंगा कुछ नहीं, बताऊंगा सारी चीजें। बस जो चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं दोस्तों, वो चीज जो है मैं उससे बचता हूँ दोस्तों, समझ में आ गया? नहीं बच रहा हूँ इसलिए ताकि मतलब कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको मिल जाएँ। नहीं तो ये बुक कंप्लीट होने में बहुत टाइम लग जाएगा। देखा मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में है? तो दोस्तों मास्की जो है कर्नाटक में, ठीक। बस इतना अगर पता है तो यहाँ देख लीजिए एक चीज़ और कि 1915 में यहाँ से सम्राट अशोक महान के शिलालेख प्राप्त हुए। मास्की शिलालेख से पता चला है कि अशोक देवनाम प्रिय पयादस्सी और अशोक एक ही व्यक्ति थे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का एक शासक था? तो पुष्यमित्र शुंग थे। अगर हम बात करें दोस्तों तो इन्होंने मौर्य वंश के बृहद्रथ की हत्या की थी, लास्ट में हम देखे थे, और उन्होंने स्थापना किया था तो 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व, मतलब ये स्थापना वर्ष है इनका। शुंग वंश का काल है दोस्तों। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूत था, जिसकी हत्या वसुदेव कन्न ने की थी और कन्न वंश की स्थापना हुई थी, ठीक। पुष्यमित्र शुंग ने पुरोहित पतंजलि थे
लिखा पुष्यमित्र बौद्ध विरोधी था, लेकिन भरहुत स्तूप बनाने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को जाता है। खारवेल कलिंग का राजा था, इसने मगध पर आक्रमण कर पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग के काल में यवन आक्रमण हुआ था। गार्गी संहिता में यवनों के आक्रमण के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। लिखा शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था दोस्तों? तो देवभूति था। कौन था? देवभूति था। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, देवभूत मंत्री वसुदेव ने इसकी हत्या कर एक नए वंश या कर्ण वंश की स्थापना की, तो वो कनिष्क था दोस्तों। द्वितीय अशोक जिसे कहा जाता, सॉरी ये दूसरा है क्वेश्चन, कर्ण वंश की स्थापना की। किस प्रसिद्ध शासक को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? तो वो कनिष्क है दोस्तों। कौन है? कनिष्क। दोस्तों देखिए थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे हो जा रहा है, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक, कोशिश रहेगी अब नहीं होगा आगे से। देखिए जब थोड़ा स्पीड पकड़ने की कोशिश करता हूँ तो ये सब होने लगता है, तो इसीलिए नॉर्मल पे चलना पड़ता है। देखिए कुषाण वंश का संस्थापक कुजल कटफिशस था। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से जाना। कनिष्क के दो दादा जो मथुरा पर, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, इसमें एक एक मतलब ये जो लिखा है शक संवत कनिष्क के द्वारा चलाया गया, गंधार सैन्य कनिष्क के शासन काल में काफी विकसित हुई। ये सारे क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से एक क्वेश्चन हो ही सकता, आ सकता है, क्या भरोसा दोस्तों। अगला है, कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है? इन्होंने चतुर्थ संगति का आयोजित किया। कनिष्क। अब बताने की जरूरत नहीं, कुंडल कश्मीर में हुई थी चतुर्थ संगति। यहाँ लिखा अश्वघोष पार्श्व नागार्जुन वसुमित्र चरक और कनिष्क के दरबार में थे। सिल्क मार्ग कनिष्क पर नियंत्रण था। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की। चरक कनिष्क के राजवैद्य थे। देखिए मैंने बुद्ध चरित्र को ऐसे याद करा था, अश्वघोष यानी जो अश्व यानी घोड़े की बुद्धि जो है इंपॉर्टेंट है, उसकी चरित्र मतलब जो है अच्छा है, तो इस तरह याद कर सकते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शक शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो रुद्रदामन प्रथम था। ये याद रखना है दोस्तों, जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है इसके बारे में। रुद्रदामन जो है संस्कृत का बड़ा प्रेमी था, उसने ही संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख जारी किया। पूछा गया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रुद्रदामन ने गुजरात के काठियावाड़ में स्थित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ठीक दोस्तों, मजा आ रहा है। शक वंश का अंतिम शासक कौन था? रुद्र सिंह तृतीय। अगला, वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था? तो चंद्रगुप्त, मतलब जो है चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएंगे। ठीक, ये विक्रमादित्य है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगर बात करें तो अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। उपरोक्त कथन ये सही है। अगला, वाकाटक वंश के संस्थापक थे बिंद सत्य। अगर हम बात करें पृथ्वी सेना द्वितीय को वाकाटक वंश के नंदीवर्धन शाखा का अंतिम शासक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना? तो ये कौन था? हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। अगला दिया है कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। श्रीगुप्त के पुत्र का नाम घटोत्कच या घटोत्कच के पुत्र का नाम चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम ही गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके अपनी शक्ति में वृद्धि की। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 12 और दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को पराजित किया। अगला, प्रयाग प्रशस्ति की रचना हर्षेण ने की थी और यह समुद्रगुप्त से संबंधित है। समुद्रगुप्त को स्वर्ण मुद्राओं को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया। के पुत्र और उत्तराधिकारी कुमार गुप्त प्रथम का शासनकाल शांति व्यवस्था और सापेक्षिक निष्क्रियता का काल था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम 415 से 555 ईसा पूर्व तक रहा। गुप्त शासकों में कुमारगुप्त प्रथम के समय के सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं तथा तथा इनको ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी कहा जाता है। कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल शांति व्यवस्था और सापेक्षिक निष्क्रियता का काल था। शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात निम्नलिखित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएंगे। आगे हम बात करें तो शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त के पुत्र थे। चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा सॉरी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। होड़ों के आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही प्रारंभ हुए थे। विष्णुगुप्त तृतीय गुप्त वंश का अंतिम शासक था। फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक, अगला दिया है कि देखिए मैं याद कर रहा हूँ, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। देखिए विक्रमादित्य जैसे मान लीजिए विक्रमादित्य यानी दित्य दैत्य, दैत्य आया किससे? यान से आया दोस्तों। किससे आया? फाहियान यानी यान से आया। अगला दिया है सती प्रथा का प्रथम अभिलेख उदाहरण कौन सा है?
तो ये गुप्त शासन काल में मिला था। ये अभिलेख भानुगुप्त का है दोस्तों, 510 ईसा पूर्व है, ठीक। यह अभिलेख मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है प्राचीन भारत के किस कवि ने मेघदूत की रचना की? कालिदास दोस्तों। कालिदास की बहुत सारी रचनाएं हैं। अज्ञान शाकुंतलम है, विक्रम विक्रमोर्वशीयम है, मालविकाग्निमित्रम है, कुमार संभव है, मेघदूतम है, ऋतुसंहार है, ठीक दोस्तों। अगला दिया है, ये सारे है ना। तो दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो गुप्त वंश के शासक ने करवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य की बात करें, मेहरौली का लौह स्तंभ है दोस्तों, ठीक। गुप्त काल का एक प्रतापी शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला, गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी दोस्तों। दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो ये दंतीदुर्ग थे। कौन थे? दंतीदुर्ग। अगला दिन दंतीदुर्ग को राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक माना जाता है। राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या थी? मांडलिखित थी। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया। आगे अगर हम बात करें, ध्रुव प्रथम राष्ट्रकूट राजा था जिसने कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन और गणितासार संग्रह के रचयिता महावीर चार्य या अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघवर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि ली थी। राष्ट्रकूटों के महान शासक कृष्ण तृतीय के दरबार में कन्नड़ कवि या पौंड रहते थे। आगे अगर हम बात करें, त्रिपक्षीय संघर्ष जिसे कन्नौज त्रिपक्षीय के रूप में भी जाना जाता है, 8वीं-9वीं शताब्दी में इन तीन महान भारतीय राजवंशों में से किसके बीच हुआ? तो पाल, प्रतिहाल व राष्ट्रकूट, ठीक दोस्तों। आगे हम बात करें, त्रिपक्षीय संघर्ष या कन्नौज त्रिपक्षीय संघर्ष तीन बड़ी शक्तियों पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के मध्य लगभग 200 वर्षों तक चला। यह संघर्ष कन्नौज पर अधिकार को लेकर था। त्रिपक्षीय संघर्ष के अंत में गुर्जर प्रतिहारों ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। अगला है, वत्सराज प्रथम प्रतिहार शासक था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। आगे अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 ईडी से 1050 ईडी के बीच खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो चंदेल शासक थे। मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासक वंशों ने करवाया था। खजुराहो समूह के स्कांदों में जैन है और हिंदू मंदिर की संख्या बड़ी मात्रा में बनी हुई है। वर्ष 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में इन मंदिरों को स्थान मिला है। चंदेल वंश की स्थापना नंदुक ने की थी। चंदेलों की राजधानी क्या थी? खजुराहो थी दोस्तों। अगला, सबसे शक्तिशाली चोल शासक माने जाने वाले राजराज प्रथम बने थे, तो ये 985। पहला क्वेश्चन मुझे मिला है जो यहाँ सन पूछ लिया है, वरना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों इस तरह सन पूछना, ठीक। राजराज प्रथम ने मुम्मडी चोल देव की उपाधि धारण की थी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये चोल वंश के सबसे प्रतापी राजा थे राजराज प्रथम। देखिए, राजराज प्रथम ने राजराजेश्वरम मंदिर का निर्माण करवाया। ये तंजावुर जो है तमिलनाडु में स्थित है। अगर हम आगे बात करें, तो चोल साम्राज्य में निम्न में से किस कर की वसूली नगद रूप में न करके जबरन श्रम के रूप में की जाती थी? तो वेट्टी था दोस्तों, ये जबरन श्रम था, ठीक। याद रखेंगे। अगर इस वेट्टी कर का उल्लेख चोल शिलालेखों में मिलता है। चोल राज्य की आय का प्रमुख साधन क्या था? भूमि का था। चोल वंश के संस्थापक बिजलाले थे। नटराज प्रतिमा चोल संस्कृत की उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। चोल काल को तमिल संस्कृत का स्वर्ण युग कहा जाता है। चोल साम्राज्य अपनी शक्तिशाली नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त कराने के लिए मलाया पर आक्रमण किया? तो वो थे चोल दोस्तों। कौन थे? चोल। लिखा, चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्व एशिया में सैन्य अभियान किया। उसमें मलाया, जावा, द्वीप, सुमात्रा आदि में स्थापित महाशैलेंद्र जो है महाशैलेंद्र साम्राज्य पर आक्रमण किया। उपरोक्त में से डी ही होगा दोस्तों। अगला दिया, संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मुनवेदार की चर्चा मिलती है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। दोस्तों पता है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, और देखिए एनसीईआरटी से ही उठा लिया डायरेक्ट, ठीक। पीसीएस में भी पूछा गया, आईएएस में भी पूछा गया। लिखा, इस तमिल शब्द का प्रयोग तीन शासक वंशों पांड, चोल, चेर के मुखिया के लिए किया गया है। अगला, दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को कहा जाता है गोपुरम कहा जाता है दोस्तों। ये भी पूछा गया, नेट जीआरएफ में भी पूछा गया। अगला है, दक्षिण भारत के मंदिरों का विकास द्रविड़ शैली में हुआ है। द्रविड़ शैली के मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। इस शैली के मंदिर के गर्भगृह के ऊपर बनी हुई मंजिलों को या मुख्य शिखर को विमान कहा जाता है। चोल, चेर, पांड राजवंश भारत के किस प्राचीन शासक के शासन काल में थे? तो ये संगम काल के थे।
देखिए पढ़ते हैं फिर से। देखा चोल, चेर, पांड्य राजवंश भारत के संगम काल के शासक थे। संगम साहित्य के अनुसार चेरों का राज दक्षिण-पश्चिम में, चोलों का उत्तर-पूर्व में। अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे चोल मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कौन थे? चोल थे। यहाँ पे दोस्तों चेर थे, ठीक? पांड्य यहाँ पे थे। जैसे भारत अगर हम बनाएँ तो ये चोल थे यहाँ पे। कौन थे? चोल। यहाँ चेर थे, ठीक? यहाँ पांड्य थे। समझ में आया कि नहीं? लिखा है ये तो दक्षिण-पूर्व में स्थित थे पांड्य। अगला है कि संगम काल के तीनों राज्यों में चोल राज्य सर्वाधिक शक्तिशाली था। इसकी नौसेना बहुत मजबूत थी दोस्तों। चेर शासकों का प्रतीक चिन्ह धनुष था, चोल का बाघ था और पांड्य का क्या था? तो मछली था, एक प्रकार की कार्प था। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो राजराज प्रथम ने कराया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, इस मंदिर को ही राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। अगला हम बात करें तो चोल प्रशासन में गाँव में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई जाती थी, उसे सभा कहते थे। जो गाँव में जो है वो होती थी, सदन होती थी, उसे सभा कहते थे। देखिए लिखा उत्तर मेरूर शिलालेख में चोलकालीन साम्राज्य में ग्राम की कार्यकारिणी समितियों की कार्यप्रणाली की जानकारी प्राप्त होती है। ग्रामों में 2 संस्थाएँ कार्यरत हैं, एक उर है, एक सभा। उर है यह संस्था सामान्य लोगों की संस्था थी। उर की बैठक में सभी ग्रामवासी भाग लेते थे। सभा या ब्राह्मणों को दान में दिए गए ग्रामों या अग्रहार में होती थी। यह अपनी समितियों जिन्हें वरियम कहा जाता था के माध्यम से कार्य करती थी। आगे अगर हम बात करें तो हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी है? तो बाणभट्ट ने लिखी है। इनके दरबारी कब थे दोस्तों? ठीक, आगे बढ़े। बाणभट्ट ने हर्षचरित या हर्षवर्धन की जीवनी लिखी। हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की। हर्ष ने नागानंद रत्नावली प्रदर्शिका की रचना की। सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कुछ भी ऐसा नहीं जो नहीं इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय से हुए युद्ध में हर्षवर्धन पराजित हुआ। ह्वेनसांग जो कि एक चीन यात्री था, हर्षवर्धन के शासन काल में आया। ठीक दोस्तों, अगर हम सॉन्ग सुनेंगे तो हमें हर्ष या आनंद की प्राप्ति होगी तो हर्षवर्धन हो जाएगा। हा से हर्षवर्धन, हा से ह्वेनसांग, तो जो भी तरीका आपको सही लगे याद कर लीजिए। हर्षवर्धन के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो देखिए ये तो हमें पता है कि 606 से 647। तो आपको ये मतलब कुछ डेटें याद रखनी है दोस्तों। ये लास्ट हिंदू शासक थे दोस्तों। ठीक, लिखा है राजवर्धन पुष्य पुष्यभूत वंश के शासक की मृत्यु के बाद 1606 मतलब सॉरी 1606 कह रहा हूँ 606 ईस्वी में हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में राजा बने। हर्षवर्धन ने गौड़ शासक शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। हर्षवर्धन के काल में भारत आए ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार या वर्तमान शाक्यमुनि कहा जाता है। माना जाता है कि कुंभ मेले की शुरुआत हर्षवर्धन ने ही की थी दोस्तों। कुंभ जाओगे तो हर्षवर्धन के वहां पे जो है दान देते हुए एक मूर्ति लगी है। हर्षवर्धन ने 647 ईसा पूर्व तक शासन किया, सॉरी ईसा पूर्व तक नहीं दोस्तों, ईसवी तक ठीक दोस्तों शासन किया। अगला दिया है कि हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? तो ह्वेनसांग। अब इसके बारे में बताना जरूरी नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। बौद्ध साहित्य को इकट्ठा करना चाहा, मतलब इकट्ठा करना था इनको तो कर लिया। अपनी यात्रा, इनका जो यात्रा की विवरण है ह्वेनसांग की वो है शियुकी। क्या है? शियुकी। अगला है प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा के दरबार के दरबारी कब थे? तो देखिए राजशेखर जो दोस्तों थे वो राजेंद्र पाल, देखते हैं राजेंद्र पाल प्रथम के शासनकाल में थे या किसके शासनकाल में थे? हाँ, राजेंद्र पाल के प्रथम। देखिए दोस्तों मुझे पता था, लेकिन जैसे अभी मतलब होता ना कि मतलब एग्जैक्ट अगर वही हम तो होते तो एग्जाम में यही लगा देते। लेकिन अभी हम अगर कोई दूसरा गलत बता देंगे तो आपको लगेगा इनको भी नहीं पता है ना। तो थोड़ा बहुत ऐसा नहीं कि देखो हर चीज़ तो सबको नहीं पता है। जीएस एक भंडार है और ऐसा तो है ना कि मैं बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे सारी चीज़ें, आज जितने भी टीचर आप देख रहे होंगे वो प्रैक्टिस ही किए होंगे तभी उनको आ रहा है ना। तो वो चीज़ है दोस्तों, तो ऐसा होता है तो कोई दिक्कत नहीं उससे। देखिए ये चीज़ पता है ना, राजशेखर जो है प्रतिहार शासक किसके शासनकाल में थे? महेंद्र पाल प्रथम के। इन्हें प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम ने भी संरक्षण प्रदान किया था। नाटककार राजशेखर ने निम्नलिखित नाटकों की रचना की, जैसे बाल रामायण है, भुवन कोश है, लिखा है विद्वासाल भंजिका है, कर्पूर मंजरी मोस्ट इंपोर्टेंट, काव्य मीमांसा है, हरविलास है। प्रतिहार वंश का अंतिम राजा यशपाल था। अगला है अरब यात्री सुलेमान किस शताब्दी में भारत आया था? 9वीं शताब्दी में आया था दोस्तों। ठीक, ये देखिए ये किसके शासनकाल में आए थे? तो ये आए थे राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष के शासनकाल में आए थे। सुलेमान मूल रूप से ईरानी था। सुलेमान ने मिहिर भोज को बरुआ कहकर संबोधित किया था। ध्यातव्य है कि मिहिर भोज ने आदि वराह तथा प्रभास की उपाधि धारण की। आगे हम बात करें निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। यह विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में स्थापित किया गया। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे।
गोपाल ने ओदंतपुरी में एक मठ का निर्माण करवाया था। पाल शासक धर्मपाल ने उत्तरपथ स्वामी की उपाधि धारण की थी। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक थे? तो दोस्तों ये काकतीय थे। किसके थे? काकतीय थे। देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। हरिहर और बुक्का वारंगल के काकतीय राजवंश के सामंत थे। निम्नलिखित में से पांडु की राजधानी कौन सी थी दोस्तों? तो पांडु की राजधानी मदुरई थी। क्या थी? मदुरई दोस्तों। अगर हम बात करें तो पांडु की राजधानी मदुरई थी। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। पोहोर चोलों की समुद्र तटीय राजधानी थी। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। तमिलनाडु में स्थित सौर मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। आगे अगर हम बात करें में स्थित गणेश रथ मंदिर सबसे बेहतरीन निकास मंदिरों में से एक है, तो महाबलीपुरम। ठीक। अगर हम बात करें पल्लव वंश द्वारा द्रविड़ शैली में निर्मित गणेश रथ मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। गणेश रथ मंदिर एकाश मंदिर का उदाहरण है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों की संख्या 8 है तथा इनका निर्माण जो है नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा करवाया गया था। महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को वर्ष 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। आगे अगर हम बात करें तो किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो सूर्य मंदिर जो है कोणार्क का, उसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। ठीक दोस्तों। देखिए ये किसे बनवाया, बस इतना याद रखना, तो गंग वंश के शासक नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था। ये इतना याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। उड़ीसा में है, ये तो पता ही है आपको। ठीक। और ये बनवाया कब गया? तो देखिए सॉरी बनवाया नहीं, ये जो है शामिल यूनेस्को में कब हुआ? तो 1984 में शामिल किया गया। ठीक दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों आगे के निम्न में से पल्लव की राजधानी क्या थी? तो कांचीपुरम थी। देखिए पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने की थी। इस वंश के अंतिम महत्वपूर्ण शासक अपराजित वर्मन थे। अगर हम आगे बात करें तो कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर पल्लव सम्राट की उत्कृष्ट रचना है। इस मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन सेकंड ने करवाया था। कदम्ब राजवंश आधुनिक समय के का प्राचीन शाही राजवंश है, कर्नाटक का है दोस्तों। लिखा है कदम्ब राजवंश आधुनिक समय के कर्नाटक का एक प्राचीन शाही राजवंश। इस राजवंश ने उत्तरी कर्नाटक और कोंकण पर शासन किया। इस वंश के संस्थापक लिखा है मयूर शर्मन थे। कौन थे? मयूर शर्मन। इसकी राजधानी वैजयंती या वनवासी थी। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश के शासकों ने जैन धर्म का संरक्षण किया था और जिसमें जैन विद्वान हेमचंद से प्रेरित होकर जैन धर्म को अपना लेने की थी? तो दोस्तों ये चालुक्य थे। कौन थे? चालुक्य थे। देखिए यहाँ लिखा है गुजरात के चालुक्य वंश या सोलंकी वंश के संबंध राजपूत वंश से हैं तथा इस वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम थे। इनकी राजधानी क्या थी? अहिनवाल थी। अगला है कि जो है इस वंश के शासक जैन धर्म के पोषक एवं संरक्षक थे दोस्तों। अगर हम आगे बात करें तो इसी वंश के शासक भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ को लूटा था दोस्तों। ठीक। आगे बढ़ जाएं थोड़ा और देख लेते हैं इसके बारे में। भीम प्रथम के मंत्री जो थे विमल शाह ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है उसका निर्माण किसने किया? विमल शाह। ये मंत्री किसके थे? भीम प्रथम के। लिखा है कि प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र चालुक्य राजा जयसिंह सिद्ध राज के दरबार में रहते थे। 12वीं शताब्दी में लिखी गई पुस्तक राज तरंगड़ी किस राज्य के इतिहास के बारे में है? कश्मीर के बारे में है दोस्तों। किसने लिखा? तो कल्हड़ ने लिखा है। ठीक। देखिए कश्मीर का राजा कौन था? तो ये थे जैन उल अबिदीन को कहा जाता है। अगला निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ के महाराणा थे और जिन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक जो है पुस्तक की रचना की? तो ये महाराणा कुंभा थे। कौन थे? महाराणा कुंभा दोस्तों। ठीक। याद रखेंगे महाराणा कुंभकर्ण भी इन्हें कहा जाता है। चित्तौड़ में स्थित जो विजय स्तंभ का निर्माण है इन्होंने ही करवाया था। मालवा के शासक पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। कुम्भलगढ़ दुर्ग का निर्माण दाड़ा कुंभा ने करवाया था। दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम बताइए जो प्रारंभ में जैन थे और 12वीं शताब्दी में एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे? तो बसवन्ना थे। कौन थे? बसवन्ना। अगर हम बात करें भक्ति संत बसवन्ना दक्षिण भारत में प्रसिद्ध भक्ति संत थे और 12वीं शताब्दी में एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। बसवन्ना जिन्हें बसवेश्वर के नाम से भी जाना जाता है एक दार्शनिक और समाज सुधारक थे। इन्हें भक्ति पंडारी भी कहा जाता है। ठीक दोस्तों। याद रखना है आपको, याद रखेंगे। कितना टाइम हुआ? अभी हमारे पास 15 मिनट है। लगभग 55 मिनट की क्लास हो तो सही है, मतलब हम लोग लगभग पहुंच चले 200 के आसपास। ठीक। तो कल हमारा फिर कंप्लीट हो जाएगा। लिखा है अनंगपाल किस राजवंश के शासक थे दोस्तों? तो ये राजपूत राजवंश के थे अनंगपाल। ठीक। बस इतना इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए यहाँ मेहरौली स्थित लौह स्तंभ को दिल्ली अनंगपाल तोमर ही लाए थे दोस्तों। ठीक। बस इतना याद रखेंगे। ये देखिए अनंगलाल बावली और लालकोट का निर्माण करवाया था।
आगे हम मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय हुई तो कब हुई थी? तो 1712 में हुई थी दोस्तों। ठीक। अरबों की सिंध पर सॉरी देखिए यहाँ लिखा है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों की सिंध विजय अरबों का प्रथम सफल आक्रमण था। अरबों के आक्रमण के समय सिंध का राजा दाहिर था। मोहम्मद बिन कासिम शुरुआती काल में उमैयद खिलाफत में एक अरब सिपह सलाहर था। मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को लावर के युद्ध में हराया। लिखा है किस पुस्तक में हमें अरबों के सिंध आक्रमण के बारे में पता चलता है? तो चचनामा में पता चलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चचनामा। चचनामा दोस्तों अगर हम बात करें तो ये सात देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इस पुस्तक में 7वीं व 8वीं शताब्दी के सिंध के इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक। कासिम ने अपना प्रथम आक्रमण मकरान के रास्ते देवल पर किया था। अरबों को भारत में आगे बढ़ने से गुर्जर प्रतिहार राजाओं और राजपूत राजाओं ने रोका था। दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री की ओर हम बढ़ रहे हैं। ठीक। ये पूर्व मध्यकाल है दोस्तों, अगर हम बात करें तो पूर्व मध्यकाल की ओर है। ठीक। हम अग्रसर हो रहे हैं मध्यकालीन भारत की ओर। अगला है मोहम्मद बिन कासिम ने किसके आदेश पर सिंध पर आक्रमण किया? तो मोहम्मद सॉरी मुस्लिम खलीफा अल वालिद के आदेश पर। ठीक। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। यह आक्रमण खलीफा अल वालिद के आदेश पर किया गया। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध पर, 713 में मुल्तान को जीता। ध्यातव्य है कि भारत का प्रथम अरब आक्रमण 636 ईसा पूर्व में हुआ था, परंतु यह आक्रमण असफल था। गौरतलब है कि यह असफल आक्रमण जो है असफल अरब आक्रमण जो है खलीफा उमर के समय में हुआ था। गजनी राजवंश की स्थापना किसने की थी? जो है अलप्तगीन ने की थी। किसने की थी? अलप्तगीन ने की थी। और महमूद गजनवी ने 998 ईस्वी में गजनवी के तख्त पर बैठा। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क कौन था दोस्तों? तो ये सुबुक्तगीन था। ठीक। मोहम्मद गजनवी ये जो था तुर्क था दोस्तों, ये भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 1009 में मोहम्मद गजनवी ने हिंदू शाही राजा आनंद पाल को पराजित किया। महमूद गजनवी को बुत सिकन व मूर्ति भंजक कहा जाता है। उतबी किस सुल्तान का दरबारी कब था? तो मोहम्मद गजनवी। ठीक दोस्तों। देखिए इनकी पुस्तक क्या थी? तो किताब उल यामनी तारीख यामनी थी। इस पुस्तक में प्रारंभिक गजनवी वंश का इतिहास है। फिरदौसी भी महमूद गजनवी के दरबारी थे। इन्होंने शाहनामा पुस्तक लिखी। तारीख के सुबुक्तगीन के लेखक कौन थे? बहहाकी थे। अगर बहहाकी भी गजनवी के दरबार में रहते थे। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, लिखा है महमूद गजनवी को खलीफा ने अमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी थी दोस्तों। ठीक। ये मतलब याद रखना है। महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो भीमदेव प्रथम ने करवाया था। ठीक। अगर हम आगे बात करें महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया, उसे नष्ट कर दिया। इस हमले के बाद इस मंदिर में पुनर्निर्माण भीमदेव प्रथम ने करवाया था। महमूद गजनवी ने कन्नौज पर 1018 ईस्वी में आक्रमण किया। विद्याधर एकमात्र हिंदू शासक थे जिसने सफलतापूर्वक महमूद गजनवी का प्रतिरोध किया था। दोस्तों अगर हम आगे बात करें, अल-बरूनी अरबी और फारसी भाषा का जानकार था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत आया था। महमूद गजनवी का दरबारी जो था अल-बरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। महमूद गजनवी की मृत्यु जो हुई थी 1030 में हुई थी। अगला है राजा जयपाल व महमूद गजनवी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो 1001 में लड़ा गया। महमूद गजनवी और हिंदू शाही शासक जयपाल के बीच पेशावर का युद्ध 1001 में लड़ा गया था। इस युद्ध में राजा जयपाल को पराजय हुई। इस पराजय को जयपाल सहन नहीं कर सका, उसने आत्महत्या कर ली। ठीक दोस्तों। अब देखिए हम लोग 80 क्वेश्चन क्रॉस कर चुके हैं। ठीक दोस्तों, कितने 80 प्लस क्वेश्चन हमारे आराम से हो चुके हैं। व्याख्या सहित मैंने कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ा दोस्तों। 1025 ईस्वी में किस तुर्की आक्रमणकारी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर उस मंदिर को लूटा दोस्तों? तो मोहम्मद गजनवी हो जाएगा, सॉरी महमूद गजनवी हो जाएगा। ठीक। तो इसके बारे में इतनी चीजें तो पता है सोमनाथ मंदिर के बारे में। अगर हम आगे बढ़े तो निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने किताब उल हिंद नामक रचना की? दोस्तों अल-बरूनी हो जाएगा। ठीक। तारीख उल हिंद भी कहा जाता है। ठीक। इसे ही दोस्तों अल-बरूनी की अरबी मूल ग्रंथ किताब उल हिंद द्वारा लिखा गया, तो अल-बरूनी हो जाएंगे दोस्तों। 11वीं शताब्दी में हिंदुओं के साहित्य विज्ञान धर्म का आंखों देखा सजीव वर्णन है इसमें। लिखा है प्रसिद्ध अरबी विद्वान अल-बरूनी 11वीं शताब्दी में किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। बस इतना याद रखें, इनकी किताब है कि किताब उल हिंद है अल-बरूनी की दोस्तों। शाहनामा फिरदौसी के है, ये भी किसके? गजनी के शासनकाल में आए थे। देखिए मोहम्मद गजनवी का जो अंतिम आक्रमण था दोस्तों तो 1027 ईसा पूर्व में था जाटों के विरुद्ध। आल्हा और उदल जिन्होंने दुश्मनों का जबरदस्त विरोध किया, निम्नलिखित में से किस राजपूत राज्य से संबंधित है? तो ये चंदेल से दोस्तों, चंदेल से संबंधित थे। देखिए आल्हा और उदल चंदेल राजा परमर्दी देव के प्रसिद्ध सेनापति थे।
अगर हम आगे बात करें दोस्तों, तो ये परमल भी इनको जाना जाता है परमल के नाम से। मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? तो मूलराज द्वितीय। मूलराज द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, कब किया था? तो देखिए ये मोहम्मद गौरी ने 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को आबू पर्वत के पास बुरी तरह पराजित कर दिया। गौरतलब है कि मोहम्मद गौरी ने प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान में किया, जिसमें वो सफल रहा दोस्तों। अगर हम बात करें देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर मिलती है? तो मोहम्मद गौरी। ठीक, दूसरी तरफ कलमा लिखा हुआ मिलता है। एक तरफ देवी की लक्ष्मी मतलब देवी लक्ष्मी की आकृति है, दूसरी तरफ कलमा है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी 1206 ईस्वी में हो गई थी। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद तुर्की साम्राज्य का शासन उसके 3 गुलामों यल्दोज कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक ने संभाला। आगे हम बात करें तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? तो 1192 में लड़ा गया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लिखा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, जिससे परिणाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ दोस्तों। अगर हम बात करें तराइन का द्वितीय युद्ध है तो 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य मोहम्मद गौरी विजयी हुआ। चंदावर का युद्ध था निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था दोस्तों? चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? देखिए चंदावर का तो था ये जो हमारे थे महमूद मोहम्मद गौरी और जो है जयचंद के बीच हुआ था। ठीक दोस्तों, ये याद रखना है आपको क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये 1194 ईस्वी में हुआ था। ठीक, चंदावर का युद्ध तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य 1194। देखिए परिणाम क्या हुआ, इसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था दोस्तों, और ये जो जयचंद थे ये हार गए थे। एक गढ़वाल वंश के शक्तिशाली शासक थे और इनकी पुत्री थी संयोगिता, जिसे पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे उनसे मतलब इनका प्रेम विवाह था दोस्तों। तो ये मतलब उनसे घृणा करने लगे थे। तो ये अगर देखिए दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान शक्तिशाली शासक थे, अपनी बेटी की शादी कर देते, 2 राष्ट्र मजबूत हो जाते, तो ये अवसर ही ना मिलता इनको भारत आने का। लेकिन कहते नहीं मतलब जो है देश में ही जयचंद हैं हमारे, तो जो है ये आपस में ही बैर कर बैठे। तो पहले तो मतलब पृथ्वीराज चौहान हराए उनको गौरी को, उसके बाद दूसरे में वो हार गए। जब वो हार गए तो दोस्तों ये कैसे मतलब इनको छोड़ देते, तो इनको भी हरा के फिर यहाँ जो है शासन स्थापित कर दिए। जयचंद दलपुंगुल के नाम से भी प्रसिद्ध है। दलपुंगल सॉरी दलपंगुल। दीवान ए अर्ज दिल्ली सल्तनत के अधीन एक विभाग था दोस्तों, ये सैन्य विभाग था। मैंने बताया था ना दिल्ली सल्तनत का प्रशासनिक ढांचा मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद करना पड़ेगा। देखिए यहाँ इस विभाग के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो आरिजे मुमालिक कहते हैं। ये बलबन ने स्थापित किया था दोस्तों। ठीक, दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी। याद रखना है दोस्तों। अब देखिए मैं कुछ चीजें और बता दे रहा हूँ। यहाँ देखिए 1 नंबर यहीं से मिलेगा आपको दोस्तों, कोई भी एग्जाम दे। इस विभाग का मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती, सैनिकों की भर्ती, सैनिकों और घोड़ों का हुलिया अपने पास रखना तथा सैन्य निरीक्षण करना। ये व्यवस्था जो शुरू किए थे अलाउद्दीन खिलजी शुरू किए थे। ठीक, यह विभाग सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री और यातायात की सुविधा भी करता है। खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इस विभाग में व्यक्तिगत रूप से विशेष ध्यान दिया था। लिखा है सल्तनत काल ने केंद्रीय प्रशासन के अन्य विभाग जैसे दीवान रसात रसालत मुमालिक थे इसके, दीवान इंसा ये कौन थे? शाही पत्राचार से संबंधित है। दीवान बिजात ये राजस्व से संबंधित थे। इसके वजीर मुमालक थे, इसके इंसा ये मुमालक थे। निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी के सेनापति थे जिन्होंने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे दोस्तों। ममलूक वंश भी इसे कहते हैं। गुलाम वंश देखिए इनकी अवधि क्या थी गुलाम वंश की? तो 1206 से 1290 थी दोस्तों। ऐबक 1206 से 1210। लाखों का दान देने के कारण इसे लाख बख्श के नाम से प्रसिद्ध है। अगर है कुब्बतुल इस्लाम या अढ़ाई दिन का झोपड़ा के निर्माता मतलब मस्जिद के निर्माता ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार की नींव रखी। निम्नलिखित में से किस शहर में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद स्थित है? तो दिल्ली दोस्तों है। अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें आपको पता ही है दिल्ली थी। वास्तुकला क्या है? इंडो इस्लामिक हो जाएगा। इंडियन और भारत इस्लाम और जो है इंडियन यानी हिंदू वाला मिल जाएगा तो बनेगा। दिल्ली में स्थित कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति में निर्मित है। आगे हम बात करें निम्नलिखित में से किस वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक शासन किए? 1206 से 1210। खत्म कहानी इनकी। ठीक, ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। इनकी राजधानी क्या थी? लाहौर थी दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल के दौरान मलिक व सिपह सलाहकार की उपाधि धारण की। गुलामों को गुलाम किसे कहते हैं दोस्तों? इल्तुतमिश को कहते हैं। ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। ठीक, इनकी राजधानी क्या थी? इसने राजधानी अपनी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। ये मतलब इलवरी जनजाति का तुर्क था। किस जनजाति का? इलवरी। तुर्कान ए चहलगामी ये 40 दल का गठन किया इसने। इल्तुतमिश के शासनकाल क्या था? तो 1211 से 36 थे। 36 से 10 रजिया का था। 36 से 40 सॉरी 1236 से 40 रजिया का था। चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पे आक्रमण किया? कई बार पूछा अलग अलग दोस्तों। ये इन्हीं के समय शासन मतलब आक्रमण किया था। किसके समय में? तो इल्तुतमिश के समय में। देखिए लिखा है मंगोल
शासक चंगेज खां का भारत पर आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ। चंगेज खां का मूल नाम था तिमुचिन। दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने वर्ष 1221 ईस्वी में दिल्ली को मंगोलों के आक्रमण से बचाया था। दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण के भय से इल्तुतमिश ने अनेक प्रभावी कदम उठाए थे, जो कि निम्नलिखित है। जैसे कुबाचा का दमन किया, इल्दौज का दमन किया, बंगाल के विद्रोहियों का दमन किया, दिल्ली के अमीरों का किया, 40 अमीरों के दल का गठन। दोस्तों देखिए, जो शासन आता है, जैसे कोई हम नीति बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हमें शासन, जैसे मान लीजिए कोई हमारा भाई शासन कर रहा है, ठीक, उसके बाद जैसे हमें गद्दी अगर मिली, तो उसमें शासन कमी जो जो कमियां थी, जैसे मान लीजिए राजस्व खाली था, उसका राजस्व खत्म हो गया, या मतलब उसके समय विद्रोह ज्यादा हो रहे, तो हम ऐसी नीतियां बनाएंगे कि हम सारी चीजों को समेट सकें, सारी चीजों को अच्छे से लाद सकें, समझा कि नहीं। तो नीतियां जो है पिछले शासक के अनुसार ही बनाता। जैसे अलाउद्दीन खिलजी, तो उसके शासक के समय में बहुत सारी चुनौतियां थी, मंगोल का आक्रमण खिलजी के समय बहुत हुआ, तो दोस्तों ऐसी नीतियां बनी, तो उसने सेना को स्थायी जो है रखा, तो बहुत सारी चीजें उसने करना शुरू किया। तो उसके समय जो चुनौतियां थी उस हिसाब से उसने किया। तो ऐसे ही अकबर के समय जो चुनौतियां थी, अशोक के समय जो चुनौतियां थी, तो उसने धम्म के नीति के तहत किया ना। तो ऐसे जब चुनौतियां होती हैं तभी दोस्तों जो है हम वैसी जो है नीतियां बनाते हैं। बिना चुनौतियों की नीति थोड़ो बनाएंगे। जब देश अच्छे से चल रहा होगा तो सरकार क्यों अच्छी अच्छी नीतियां लाएगी, नहीं लाएगी ना। जब देश में कमियां होती हैं, जैसे देखिए मान लीजिए पेपर लीक है, जब पेपर लीक हो रहा है बड़े पैमाने पर होना शुरू होगा, तभी तो अधिनियम बनेंगे, तभी तो नियम बनेंगे उसके लिए, बने कि नहीं, बनाए गए हैं अलग अलग। तो ये सारी चीजें हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो समझ में आ गया होगा थोड़ा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ज्यादा हम डिटेल में घुसेंगे तो फिर उसके अंदर चले जाएंगे, फिर बड़ी दिक्कत होगी ना। जितना कहना चाह रहा हूँ दोस्तों समझ में आ रहा है, बस बहुत है। देखिए लिखा है टंका, जो एक चांदी का सिक्का था निम्नलिखित में से किस सुल्तान। देखिए एक टंका और जीतल, तांबे का जीतल था और चांदी का टंका था, ये इल्तुतमिश ने चला था। प्रथम तुर्क सुल्तान था दोस्तों, जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए थे। ठीक, आगे बढ़े। रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन किस वर्ष हटाया गया दोस्तों, तो 40 में, मैंने बताया ना 36 से 40 हटा दिया गया। ये देखिए, देखिए महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं रजिया के बारे में। इल्तुतमिश की बेटी थी, योग्य थी दोस्तों। दिल्ली सल्तनत तथा भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। रजिया सुल्तान पर्दा त्याग कर पुरुषों के समान कबा या कोट या कुलाह टोपी पहनकर जनता के समक्ष प्रस्तुत होने लगी थी। रजिया सुल्तान की हत्या 1240 में हो गई थी। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन दिया, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, तो ये थी रजिया सुल्तान। ठीक, इसके बारे में देख ही चुके हो। बलबन ने अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए कौन सी है, तो जिले इलाही। दोस्तों देखिए एक चीज आप देखे होंगे कि इसमें कौन कौन से आए, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, ठीक, फिर इल्तुतमिश, फिर रुकनुद्दीन फिरोज थे, फिर रजिया सुल्तान थी, फिर बीच में नसरुद्दीन महमूद आए, फिर बलबन। तो देखे होंगे मतलब सारी चीजें हटा दी है बीच बीच में। कुतुबुद्दीन ऐबक को रखे, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। ठीक, अब देखो चार शासक इंपॉर्टेंट है, चारों के बारे में चीजें दिख रही हैं। तो हमें क्या पढ़ना है, समझ में आना चाहिए। हमें फर्जी की कहानी नहीं पढ़नी कभी भी। याद रखो दोस्तों, ज्यादा कहानी के चक्कर में पड़े तो पेपर ना निकलेगा, ज्ञान बहुत हो जाएगा। हिंदी मीडियम में यही दिक्कत होती है कि ज्ञान बहुत ले लेते हैं, पेपर नहीं निकलता है। समझ में आया कि नहीं। तो ये चीज है, ज्यादा ज्ञान नहीं लेना, हमें ज्यादा पेपर निकालना है। तो बलबन ने अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए क्या कहा, जिले इलाही दोस्तों। ये इलवरी तुर्क था, जैसे इल्तुतमिश था। बलबन का मूल नाम था बहाउद्दीन। बलबन का शासनकाल था 66 से 86 दोस्तों, 20 साल तक इसने शासन किया। बलबन ने जिले इलाही, ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के सुल्तान बलबन के विरुद्ध विरोध किया और स्वयं को 1279 ईस्वी में बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित किया, तो ये तुगरिल बेग थे। कौन, तुगरिल बेग। तुगरिल खां बेग ने अपने नाम के सिक्के जारी किए। बलबन ने निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान के नायब के रूप में कार्य किया था, तो नसीरुद्दीन महमूद। मैंने बताया ना, इन्हीं के तहत रहता था। शायद कहता है कि ऐसा कि ये मतलब नसीरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का पुत्र था, और बलबन को उलुग खां की उपाधि नसीरुद्दीन महमूद ने ही दी थी। अगला है भारत का प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में बनाया गया है, तो वो शायद हुमायूं का मकबरा है दोस्तों। देख लेते हैं, बलबन का ही मकबरा है दोस्तों। अच्छा, हुमायूं का मकबरा दूसरा है दोस्तों, वो अभी आएगा तो देखेंगे। ये शुद्ध इस्लामी शैली में बनाया गया था। ठीक, तो ये वाला पेज देख लेते हैं पूरा हम लोग, कितना टाइम हुआ। ठीक है, ये देख लेते हैं दोस्तों। भारत में प्रथम मकबरा शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ, तो बलबन का मकबरा था दोस्तों। अगर हम बात करें मकबरों का, दिल्ली में दाई पिथौरा किले के पास है। बलबन के मकबरे में प्रथम मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। देखा, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान ने सिजदा और पैबोस की व्यवस्था शुरू की, तो गयासुद्दीन बलबन थे दोस्तों। इनके समय में लौह एवं रक्त नीति भी शुरू होती है। नवरोज पारसी त्योहार है, ये भी शुरू होता है। सिजदा पैबोस भी शुरू होता है। दीवान अर्ज देख ही चुके। सैन्य विभाग तुर्कान चहलगामी चालीसा दल का दमन, इन्हें हटा दिया, यानी इसका दमन कर दिया। अगला तीर, दिल्ली सल्तनत के दौरान नवरोज मनाने की प्रथा अब हमें बताने की जरूरत ही नहीं, गयासुद्दीन बलबन ही है।
फिर निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के दौरान गुप्तचर विभाग का प्रमुख कौन था? तो बरीद मुमालिक था। कौन था? बरीद मुमालिक। दोस्तों, दीवान इंसा शाही पत्राचार था। वकील दर राजा के घरेलू व व्यक्तिगत कार्यों का प्रमुख। दीवान अमीर को ही कृषि से संबंधित विभाग था। दोस्तों, आगे बढ़े। देखिए अगला क्या दिया हुआ है, लिखा है अमीर दाद सुल्तान की अनुपस्थिति में मजलिस की अध्यक्षता। दिल्ली सल्तनत के शाही दरबार में एक महत्वपूर्ण पद था, उसकी भूमिका सभी विभागों के एक सामान्य पर्यवेक्षक की है, तो दीवान बिजारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीवान बिजारत वजीर से संबंधित है। कार्य है वित्त व लोक प्रशासन के प्रत्येक विभाग पर नियंत्रण। दीवान वकूफ क्या संबंधित है? जलालुद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित है। कार्य था इसका, मुख्य कार्य था बे संबंधी कागजातों की देखभाल करना। दीवान मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी था, राजस्व से संबंधित था। दीवान अमीर को ही ये मोहम्मद बिन तुगलक के संबंधित था, कृषि से संबंधित विभाग था। अगला है दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किन्हें बंदगान के रूप में जाना जाता है? दोस्तों, ये सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए खास गुलाम थे, इन्हें बंदगान कहते हैं। दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दासों से संबंधित विभाग है। कार्य दासों की संख्या में वृद्धि तथा उनकी समस्या का निराकरण। फिरोज शाह तुगलक को गुलामों का शौक था। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में दासों की संख्या सबसे अधिक थी। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रसिद्ध विद्वान अलबरूनी ने मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा है? तो अरबी भाषा में लिखा है अलबरूनी ने। ठीक, हम बात करें अलबरूनी ने अरबी भाषा का विद्वान था। अलबरूनी भारतीय इतिहास के प्रथम जानकार के रूप में प्रसिद्ध था। अलबरूनी महमूद गजनवी का समकालीन था। अलबरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। जफर खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक दोस्तों, जफर खान दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। जफर खान मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान उसके साम्राज्य पर मंगोलों ने अनेक बार आक्रमण किया था। अगर हम आगे बात करें दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी। ठीक दोस्तों, लिखा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने वर्ष 1317 ईस्वी में देवगिरी पर विजय प्राप्त की थी। अमीर खुसरो द्वारा रचित नूह-ए-सिफ़ह में मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में वर्णन है। निम्नलिखित में से किसको दस्तार बंदगान कहा जाता है? उलेमा। दोस्तों, कौन? उलेमा। कल से हम यही फिर स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कितने क्वेश्चन का 214 सॉरी 114 क्वेश्चन आज मैंने कराया है आपको, क्योंकि 80 क्वेश्चन कल कराए थे। ठीक, 114 आज हो गए, तो देख लीजिए 194 हो गए ना। तो 114 क्वेश्चन मैंने 1 घंटे में आपको कराए हैं, व्याख्या सहित, कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। सारी चीज़ें आपको पढ़नी है और कोशिश करेंगे कल ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। ठीक दोस्तों, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।